टैक्स चोरी एक दीमक है जो कानूनी और जायज तरीके पर चलने वाली सनतों और तिजारत को खोखला कर देती है। सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से होने वाली सालाना 70 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी से न सिर्फ कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इसका मुल्क में आने वाली सरमायाकारी पर भी बुरा असर है। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुस्तनद माने जाने वाले रिसर्च के इदारे इप्सोस के मुताबिक सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर की सालाना टैक्स चोरी 80 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। सवाल ये है कि तंबाकू की सनत की ये टैक्स चोरी मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनीज को किस तरह से असरअंदाज कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। बेहतर पाकिस्तान में खुशामदीद। आप जानते हैं कि हम मुसलसल सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से होने वाले सालाना 70 अरब से ज़ायद की टैक्स चोरी के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, और इस आवाज़ उठाने का मतलब यह है कि शऊर पैदा किया जा सके, इसलिए कि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर इस टैक्स चोरी को रोक सकते हैं और इसके ज़रिए से अपने मुल्क को तरक्की की मनाजिल की तरफ गामज़न कर सकते हैं। हमने मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया अपने इस प्रोग्राम में कि टैक्स चोरी के नतीजे में हमें कहाँ कहाँ पर नुकसान होता है, मुल्क की ख़जाना खाली होने का हम पे क्या असरात और नताइज मुरतब होते हैं। हिंसा कहानी के हवाले से भी हम आपको बताते रहे। एक फैक्टर जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे वो ये है कि रोज़गार के मौक़े और बहुत सारी कंपनियां, ख़ास तौर पे मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो या फिर अदरवाइज़ मुल्क में आने वाली बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि कारोबार के और रोज़गार के मौके जो हैं वो पैदा करने का ज़रिया और बाइस बनती हैं, उनके ऊपर कैसे असरअंदाज होती है। तो आज इस हवाले से बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आदिल महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। वेलकम यू इन शो। ये बताइएगा कि सालाना 70 अरब से ज़ायद टैक्स चोरी की बात हो रही है सिगरेट के गैर कानूनी सेक्टर से। एक ही सनत से इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत है हमारी मईशत में। हम कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं, हम मुहब्बे वतन हैं, लेकिन ये नुकसान मुसलसल पहुंच रहा है हर साल और हम सब खामोश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। देखिए जी, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्स एवेजन हो रही है ये आज से नहीं हो रही, ये पिछले 70 सालों से हो रही है। इसमें सबसे बड़ा जो है हमारी पॉलिसीज़ के इश्यूज़ है। हमारी पॉलिसीज़ जो है वो एक साल के लिए बनाते हैं, हर साल हमारी पॉलिसी बनती है। आपके मुल्क में कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। पॉलिसीज़ इंडस्ट्री की 10 साल की होनी चाहिए और उस पर 10 साल की अगर पॉलिसीज़ होगी तो उसका एक सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। पाकिस्तान में 2 बड़ी कंपनीज़ हैं सिगरेट की जो 90 to 95% टैक्स देती हैं। बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो टोटल मिला के 5% टैक्स देती हैं। इनको पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिस्टम बनाना है। एक सिगरेट का जो पैकेट है उसकी कीमत है 63 रुपीज़, उसमें 23 रुपीज़ की सिगरेट कॉस्ट है, 40 रुपीज़ एक्साइज ड्यूटी है। अब आप ये देखें कि 30 रुपये का वो पैकेट बिक रहा है। अब तो 15 रुपये का भी बिक रहा है, 15 रुपये 20 का भी बिक रहा है। हाँ, तो एक्चुअली जो उन्होंने कॉस्ट बनाई हुई है 63 में, उसमें 23 एंड 40 की वो की हुई है। अब कोई 30 रुपये का अगर बेच रहा है तो आप मुझे ये बताएं कि वो टैक्स नहीं दे रहा, वो कर क्या रहा है? वो 1000 डब्बा बनाता है, 1000 की ड्यूटी भरता है, 20,000 डब्बा विदाउट ड्यूटी निकाल लेता है। अब वो किसी ना किसी को थोड़े बहुत पैसे देता है, फिर आप देखेंगे सारी की सारी वो है। आपने आज तक कोई भी सिस्टम नहीं बनाया, आपने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई, आपने कोई ऐसा वो नहीं किया कि जिसमें किसी को सज़ा मिले। हर आदमी चोरी करके बड़ा खुश है और इतने बिलियंस ऑफ रुपीज़ की चोरी हो रही है। आज तक आपने स्मगलिंग को नहीं पकड़ सके। देखिए सर, इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाएंगे तो गाड़ी चलेगी, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। देखिए इसमें पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। जितनी सिगरेट की फैक्ट्रीज हैं उसमें सारे कैमराज लगा दें, जिसका जो ट्रक बाहर निकले वो सारे रिकॉर्डिंग हो जाए कि ये ट्रक बाहर गया, इसमें ये चीज़ें हैं। आप उसको आप चेक कर लें कि कितना उसने टैक्स भरा और क्या है। एक आदमी टैक्स भर रहा है 10,000 कार्टन के ऊपर और निकाल रहा है लाख कार्टन मार्केट में पड़ा हुआ है, तो मार्केट में जाके पकड़। अच्छा, एक तो ये एंगल हो गया कि पॉलिसीज़ में कमियां हैं, इन्फोर्समेंट के मसाइल हैं, लेकिन ताजिर बरादरी का अपना कितना रोल अहम हो सकता है, इसलिए कि आप लोग तो जानते हैं बिज़नेस रूल्स को भी, और फिर ये भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ एवेजन हो रही है, ये भी जानते होंगे कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बहुत सारी ताजिर बरादरी यूनियंस है, वो कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं? देखिए ये जो इसमें ताजिर अब इंडस्ट्री लगी हुई है, ज़्यादातर ये इंडस्ट्री KPK के अंदर है बेसिकली। अब KPK में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ तो लोग माल बेच रहे हैं, तो जिस पे
जिन्होंने इसका एक चीज़ का रेट इन्होंने कहा जी 30 रुपये है या 35 रुपये या 25 रुपये है, तो 30 पे बेच रहे हैं। अब बेचने वाले का तो कोई कसूर नहीं है ना, जहाँ से आ रहा है उसको पकड़ना तो हमने वहाँ से, कि जी ये चीज़ वहाँ से कैसे निकली, कैसे पहुँची। देखिए मैं ये समझता हूँ कि FBR ने काफ़ी बेहतर काम किया इस पिछले 1 साल के अंदर। हमारे यहाँ ऑयल की बड़ी चोरी हो रही थी, ऑयल ईरान से आया करता था और लाहौर आके बिकता था। FBR ने छापे मारे, उनको पकड़ा। देखिए जब तक ये ऊपर से क्रैक डाउन नहीं होगा ना, ये मैसेज ऊपर से आना पड़ेगा, तब तक ये मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा जिसको पकड़ना है तो बॉर्डर्स भी बंद हो गए, ऑयल की आज देखे कि इम्पोर्ट जो है बढ़ गई है। इसी तरह सिगरेट की भी थोड़ी बहुत अपना स्मगलिंग को रोकी है उन्होंने, उसके बाद ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप देखें चाय की पत्ती पहले 1 अरब रुपए की हम ड्यूटी भरते थे, इस साल हमने 10 अरब रुपए भरी है। तो ये चीज़ें जब पकड़ना शुरू की तो ये है। यही सूरत हाल सिगरेट इंडस्ट्री में भी है कि 97% टैक्स जो है वो 3 कंपनियां अदा कर रही हैं और 40 कंपनियां ऐसी हैं जिनका जो शेयर है टोटल कलेक्शन में वो सिर्फ 3% है। सो ये बताइएगा कि इसमें ज़्यादा जिम्मेदार और कसूरवार आप किसे ठहराएंगे, पॉलिसीज़ को या फिर इन्फोर्समेंट इदारों को और उनके अंदर मौजूद कमियों को? बोथ, मैं तो समझता हूँ कि दोनों। एक तो देखिए जी आपने पॉलिसी ऐसी बनानी है कि हर आदमी टैक्स के नेट में रहे। एक सिस्टम ऐसा हो कि टैक्स जो है लेट्स सपोज अगर फैक्ट्री नहीं भर रही तो रिटेल के ऊपर चार्ज किया जाए अगर कोई रह गया है तो और दूसरा इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी काम है ना कि जब इस तरह के सिस्टम के नफाज की बात आती है तो इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से ही शोर मचाया जाता है कि यहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। सेल्स टैक्स के नफाज के ऊपर भी जब उन्होंने रेगुलेट करना शुरू किया, FBR ने आकर इन्वॉइसेस को और तमाम चीज़ों को अपने कंप्यूटर्स के ज़रिए से वहाँ पे भी फिर आवाज़ उठाई। तो इन मसाइल का क्या हल है कि जब फिर ये कहा जाता है कि हक तलफी हो रही है, ये तो जी टैक्स लगा दिया गरीबों के ऊपर, जैसे थ्रेशिंग यूनिट्स के ऊपर जब लगा था तब भी ये कहा गया कि किसानों के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया। हालांकि वो टैक्स किसानों के ऊपर नहीं था, वो उन्हीं कंपनियों के ऊपर था जो कि गैर कानूनी टोबैको का और ये सिगरेट का कारोबार करती हैं। आप बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जितने भी लोग हैं ये इशू जिसका जहाँ मफाद होगा उसने अपनी बात करनी है। बट जब एक सिस्टम बन जाएगा कि जी हमने देखिए हो ये रहा है कि 4 बड़े मैन्युफैक्चर हैं जिनका हाथ पड़ता है, जो काम करा सकते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, वो काम कराते तो बाकी कहते हैं हम क्यों ना करें। जब सबके लिए लॉ एक होगा ना और जस्टिस होना चाहिए कि जिसका फैसला जल्दी हो जाए किसी की चीज़ का भी, तो मैं समझता हूँ कि ये टैक्स कोई आप किसी को आज तक किसी को की सज़ा हुई है, आपके कोर्ट में केस चल रहे हैं 10-10 साल हो गए, फैसले नहीं हुए। ये है कि जी कोर्ट का सिस्टम ऐसा हो कि जी अगर लेट सपोज को कोर्ट में केस आया है इस तरह की टैक्स एवेजन का, उसका 6 महीने के अंदर फैसला हो जाए, वो टैक्स की पेमेंट करे, तो लोग कहेंगे जी ये वो है। हमारे सिस्टम में मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जजेस की शॉर्टेज है या कोई डेट्स अपना कोई छुट्टियाँ हैं, हमने हर चीज़ को एक टाइम पीरियड करने की जी ये अगर टैक्स का कोई इशू है तो विद इन 6 मंथ्स का फैसला हो जाए। तो जब 6 महीने में फैसला हो जाएगा और किसी को टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो आइंदा सोचेगा जी कि मैं टैक्स अवॉइड करूँ या ना करूँ। अब 15-15 साल उनका जो है वो कोर्टों में केस चल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ठीक है हम आराम से बैठे हुए, जब फैसला होगा देखा जाएगा। 70 अरब का टैक्स चोरी किया हुआ है, उसमें से 50 करोड़ अगर लग भी जाएंगे अदालती और वकीलों की फीसों में तो कोई नुकसान तो नहीं है, बाकी तो आप पॉकेट कर ही लेंगे। नहीं दूसरा ये ना पहले जी नीचे कोर्ट्स हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट्स हैं, इतनी अपील्स आपकी चल रही हैं कि उसमें इतना टाइम लग जाता है कि वो मैं समझता हूँ कि तो आप वाली बात है कि जी वो ये 50 लाख करोड़ रुपये वकीलों को दे देते हैं मतलब कि इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, तो ये सिस्टम भी है बिल्कुल। और इसके बारे में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बेहतर पाकिस्तान मगर कैसे? मुल्क में यूनिवर्सिटीज फंड्स की कमी के बायस नहीं बन पाती। इसकी एक वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 70+ अरब की टैक्स चोरी। अब खसारा बस खुदारा।
वेलकम बैक। बेहतर पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आदिल महमूद साहब आज हमारे साथ हैं, जो कि शेखुपुरा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। और इसी वाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने मुख्तलिफ एंगल्स का जायज़ा लिया है कि 70 अरब का ये जो टैक्स चोरी है सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से हमें कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर रही है। आप अपने सेक्टर के हवाले से बताइए कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ जो हैं उनके कारोबार में, उनके पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने में, रोज़गार के मौके पैदा होने में ये जो मसला है कितना माने है, कितना इसकी वजह से रुकावट है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये टैक्स की एविजन हमारे पाकिस्तान में है, ये रुक जाए तो हमारे पास बहुत से ऐसे मौके हैं, बहुत सी मल्टी नेशनल कंपनीज पाकिस्तान आना चाहती हैं। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में बेहिसाब कंपनीज आई हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा चांस मिलेगा। और आजकल जिस तरह चाइना में प्रॉब्लम चल रही है, चाइना पाकिस्तान में आना चाहता है इन अ बिग वे। तो अगर इसमें और अभी भी ये कि सिस्टम बनाने की बात है, सिस्टम ऐसे हों कि जो भी आदमी टैक्स चोरी करे उसको पता चले कि मैंने कोई गलत काम किया। आज इंसान टैक्स चोरी करने के बाद वो समझता है मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया। जब तक आप किसी को ये नहीं बताएंगे जी ये काम गलत है और आप ये गलत काम कर रहे हो, तो जब तक किसी को समझ नहीं आएगी। अब देखें ना, 70 बिलियन, ये 70 बिलियन हम कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं। अच्छा, आपके इल्म में ही है, जो डेटा हमारे साथ शेयर होता है उसके मुताबिक पाकिस्तान की टैक्स जो GDP रेशो जो है बहुत कम है, 10% है। और अगर हम ये टैक्स चोरी रोक लें और ये गैर कानूनी जो कारोबार के नतीजे में जो टैक्स एवेजन्स होती हैं इसको रोक लें तो फिर 30% तक जो है वो जा सकती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है और ये कितना अहम है? इससे कितना फ़र्क पड़ता है ना सिर्फ बिजनेस सेक्टर को बल्कि पूरे मुल्क की इकॉनमी को? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि कोई भी आदमी टैक्स की चोरी नहीं करना चाहता। इसमें मसला क्या है, मैं अगर एक जेन्युइन काम कर रहा हूँ और मैं किसी चीज़ की कोई अंडर इन्वेस्टिंग नहीं करता, प्रॉपर कर रहा हूँ, तो जो दूसरा है वो अंडर इन्वेस्टिंग कर रहा है, वो टैक्स की चोरी कर रहा है, तो मुझे मजबूरन करनी पड़ती है कि मेरा माल नहीं बिक रहा, कि मेरी कॉस्ट जो है ज़्यादा है और ये सस्ता बेच रहा है। इसको अगर हम रोकना शुरू करेंगे और हर आदमी को कहेगी कि आपने अंडर इन्वेस्टिंग जो हो रही है या जो टैक्स की चोरी है वो ना हो, और अगर थोड़ा सा हमारे डिपार्टमेंट से भी लोग घबराते हैं। आप देखें ना जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो लोगों को नोटिस भेज देता है, गलत नोटिस चले जाते हैं। आज लोग टैक्स की रिजीम में आने में चाहते ही नहीं हैं। आप टैक्स को सिंपल कर दें कि लोग आएँ, अपना टैक्स अदा करें और चले जाएं। देखिए, टैक्स की रेशियो को कम करें, 2% कर दें, 5 कर दें, 10 कर दें। आपका 25%, 35% टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। वो गवर्नमेंट कहती है जी आप टैक्स नहीं दे रहे। इवन आप सोप खरीद रही, उस पर सेल टैक्स भी है, उस पर इनकम टैक्स भी है, तो ऑलरेडी आप सारे टैक्सेस दे रहे हैं, ठीक है, इंडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस टैक्सेस की रिजीम को नीचे लेके आएँ, लोगों को टैक्स के नेट पे सबको लाएं। इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान में टैक्स पेयर जो है बहुत कम है, हमें टैक्स पेयर बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी हालिया जो बजट मतलब अभी सामने आई है उसमें एक ये भी है कि इन्फोर्समेंट को ज़्यादा यकीनी बनाया जाएगा और उसके लिए जहाँ पे स्मगल्ड सिगरेट से वो फ़रोख्त होंगे उन्हें सील भी किया जाएगा, ज़ब्त भी किया जाएगा। इसी तरह से वो तमाम जो कनेक्टिविटीज़ हैं उनको भी रोकेंगे, वहाँ पर भी इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि स्मगलिंग को डिस्करेज किया जाए। क्या नताइज की तवक्को है आपको और कितना ये इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने ऑयल के ऊपर ये काम किया है और ऑयल को रोका है और उन्होंने जितने पेट्रोल थे वो गिरा दिए हैं, सील कर दिए हैं, उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आया कि हमारी GDP, हमारी उसके ड्यूटी जो है हमारी, मेरा ख्याल है कोई 23% ड्यूटी हमारी इंक्रीज़ हो गई है। आज बाहर से बहुत से पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं, जो UK में हैं, जो अमेरिका में हैं, जो बाहर सेटल्ड हैं, वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। वो कामयाब ही नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर वो बिल्कुल सीधे वहाँ सिस्टम चल रहा होता है। पाकिस्तान आते हैं, वो कहते हैं जी भी ये करो, इसको भी पैसे दो, और वो बेचारे सिस्टम में नहीं। जब एक सिस्टम बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगेगी, हमारे जो मसले हैं वो ख़त्म होंगे। और देखें, मैं 1991 में चाइना गया था, फर्स्ट टाइम मेरा पहला विज़िट था। तो मैं कोई इंडस्ट्री ख़रीदने के लिए गया तो सारे लोग साइकिल पे होते थे, एवरीबडी। सुबह 9-8 बजते थे और सब साइकिलें बाहर चला रहे हो जाते। आज वही चाइना है कि दुनिया में शंघाई चले गए, दुनिया का 8वां अजूबा है, कहाँ से कहाँ निकल गया, तरक्की की। करप्शन वहाँ पर भी है, चोरी वहाँ पर भी होती है, बट वहाँ सिस्टम है, अगर जिसको पकड़ लेते हैं ना उसको फिर वो छोड़ते नहीं है। इसके अलावा एक वो सेक्टर भी तो है सिगरेट की, अगर हम बात कर ली जाए, जो यहाँ की कंपनियाँ हैं, मकामी कंपनियाँ हैं, जालसाजी करती हैं, कॉपी करती हैं और मुनाफा जो है वो पॉकेट करती हैं, टैक्स भी नहीं देती हैं। और कॉपी राइट्स का क्या सिस्टम है हमारे यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस तरह के कवानीन मुतारिफ कराना कितना ज़रूरी है और इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या किरदार अदा कर सकता है, FBR क्या किरदार? मैं ये समझता हूँ कि जी हम सब को जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं
یہ لے کے بورڈ آف انویسٹمنٹ جائیں یا پرائم منسٹر یا کوئی اس طرح کی کمیٹی بن جائے, اس میں جا کے ان چیزوں کو ٹھیک کروایا جائے, اور یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چیزیں نہیں ہو سکتی. میں یہ دیکھیں جی, میں 1991-92 کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں مال روڈ پہ جب جاتے تھے نا, تو کوئی رائٹ سے لیفٹ جا رہا ہے, لیفٹ سے رائٹ جا رہا ہے, قانون بن گیا جی کہ آپ نے سیدھا جانا ہے, اب آپ کا چلان ہوگا اگر آپ نے گاڑی کو کیا. آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو گئی. ہمیں یہ بھی ایک چیز کرنا ہے کہ لوگوں کو تمیز سکھانی ہے اوور آل کہ کس طرح بات کرنی ہے. ٹیکس دینے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں. کوئی لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیں گے؟ مطلب اس ملک میں وہ کما رہے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے کہ اس ملک کو بنائیں. ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. بہتر پاکستان مگر کیسے؟ ملک میں نئی یونیورسٹیز فنڈز میں کمی کے باعث نہیں بن پاتی. اس کی وجہ ہے سگریٹ کی فروخت پر سالانہ 77 ارب روپے کی ٹیکس چوری. 200 سے زائد برانڈز 20 سے 40 روپے میں بکتے ہیں, جبکہ ایک پیکٹ کی کم از کم قانونی قیمت 63 روپے ہے. اگر یہ ٹیکس چوری نہ ہو تو ہم ہر سال 22 نئی یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. اب خسارہ بس خدا را. ویلکم بیک بہتر پاکستان میں. آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں شیخو پورہ کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ عادل محمود صاحب. اور آپ نے جو باتیں کی وہ ساری بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن ایک اور چیز ہم بھی آپ کو بتانا چاہیں گے. میڈیا ریاست کا 5واں ستون مانا جاتا ہے, اور اب آ کے تو اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنا پبلک امیج, ملک کا امیج بہتر کر سکتے ہیں. ہر انڈسٹری جو ہے اس سے سپورٹ لے سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ 70 ارب کی ٹیکس چوری روکیں اور بہت سارے ایسے OTT پلیٹ فارمز جیسے نیٹ فلکس ہے اور ایسے پلیٹ فارمز بنا سکیں, صرف میڈیا میں نہیں اور بہت ساری جگہوں پہ, تو اس سے کیا بہتری آئے گی اور کس طرح سے ہمارے ملک کی آؤٹ لک بدل سکتی ہے, ایک دنیا کی نظر میں ہمارا امیج بدل سکتا ہے, ہماری اس انڈسٹری کو منہ مل سکتا ہے, یہ ہنسا کہانی میں فرحین ہمیں بتا رہی ہیں. کہانی میں آج میں بتاؤں گی کہ اگر ملک میں سگریٹ کی صنعت کے غیر قانونی سیکٹر سے سالانہ 70 ارب روپے کی ٹیکس چوری نہ ہو تو ہم کیسے اوور دا ٹاپ پلیٹ فارم بنا کر اس کو فنکشنل کر سکتے ہیں. 21ویں صدی کے ڈیجیٹل دور نے جہاں زندگی کے دیگر شعبوں میں تبدیلی کی ہے, وہیں لوگوں کی فلم دیکھنے کی عادات کو بھی بدل دیا ہے, اور آج گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل اور آن لائن فلم یا ویب سیریز اسٹریمنگ پلیٹ فارمز ہیں. نیٹ فلکس جیسی ایک ایپ ڈیولپ کروانے کے لیے تقریباً 50 کروڑ روپے چاہیے. اس قیمت میں صرف سافٹ ویئر اور فیچرز شامل ہیں. یعنی 70 ارب روپے میں ہم نیٹ فلکس جیسی 40 ایسی ایپس بنوا سکتے ہیں. نیٹ فلکس اوریجنل دا وچر کے پہلے سیزن میں 8 قسطیں ہیں, جس کی پروڈکشن کاسٹ تقریباً 11 ارب روپے تھی. یعنی 70 ارب روپے میں ہم 8 قسطوں پر مشتمل دا وچر جیسے 12 سیزنز ہر سال پروڈیوس کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارے اپنے OTT پلیٹ فارم کی پروڈکشن ہوں گے. اگر سگریٹ کی صنعت کا غیر قانونی سیکٹر سالانہ 70 ارب روپے کی ٹیکس چوری نہ کرے اور یہ رقم پاکستان کا اپنا OTT پلیٹ فارم بنانے کے لیے خرچ کی جائے, تو نہ صرف ہم ملک میں فلم کے کلچر کو جدید بنا سکتے ہیں بلکہ زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں. ویلکم بیک.
سو یہ تو چونکہ نیٹ فلکس کا تو ہمیں خود اندازہ ہے عادل صاحب کہ کتنا بزنس شفٹ ہو گیا، کہ آپ کے چینلز کا بزنس شیئر جو ہے وہ کتنا کم ہو گیا اس طرح کے پلیٹ فارمز او ٹی ٹی پلیٹ فارمز آنے سے، وہ انہوں نے کتنا آپ کا جو کاروبار ہے وہ کھینچ لیا. سو یہ صورتحال جو ہے کیسے بہتر ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ 70 ارب کی چوری کو بچایا جائے اور کہاں کہاں پہ لگایا جائے؟ دیکھیے جی 70 ارب کی چوری جو آپ کہہ رہی ہے، میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ 70 ارب کی تو چوری صرف سگریٹ کے اندر ہے. 310 ارب ہے، 310 ارب ہے ٹوٹل، پانچ اگر اور آپ لگا لیں، 5 اور صرف 5 اور انڈسٹریز اور لگا، باقی جو ہے وہ تو چھوڑ دیں، چینی بھی، آٹا بھی، وغیرہ بھی، ہر جگہ چوری ہے. تو یہ بہت سی جگہ لگ سکتا ہے. دیکھیں نہیں، آپ کا ایجوکیشن سسٹم، آپ کے جب تک ملک میں ایجوکیشن نہیں ہوگی، آپ کے ملک میں ایچ آر سسٹم آپ بتائیں. ہمارے ملک میں دیکھیں ہے اس وقت کیا پرابلم کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ایک اچھا آدمی، مجھے اچھا ڈرائیور چاہیے، نہیں ملتا، اچھا سیکیورٹی گارڈ نہیں ملتا، اچھا کوک نہیں ملتا. سیکیورٹی گارڈ کا یہ کام نہیں دروازہ کھول دو اور بند کر دو، اس کو طریقہ آنا چاہیے. کوئی آیا ہے جیسے آج ایس او پیز فالو کرنی ہے آج کل کے، آپ نے ٹیمپریچر چیک کرنا ہے، اس سے پوچھنا ہے اس نے ماسک پہنا ہے کہ نہیں پہنا. آپ کے پاس کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. آپ کو ایچ آر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. دیکھیں آج لوگ بہت شور مچا رہے ہیں کہ جی 17,000 روپے سیلری تھی اور گورنمنٹ نے 20,000 روپے کر دی. تو جس فیکٹری میں 200 آدمی کام کرتا ہے اس کو مہینے کا 6 لاکھ روپے کا فرق پڑ گیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی آپ خرچے گھٹانے کی بات نہ کریں، آپ پروفٹ بڑھانے کی بات کریں. جب پروفٹ میرا زیادہ ہوگا تو میں 6 لاکھ یا 10 لاکھ یا 15 لاکھ دینے میں تو کہتا ہوں جی عام آدمی کی تنخواہ 25 سے 30,000 ہونی چاہیے. 20,000 میں اس کا گزارا نہیں ہوتا. آپ کی باقی تاجر برادری آپ کے ساتھ ایگری کرے گی؟ بالکل. میں کیوں، آپ ہمیں انکم ٹیکس کی ریبیٹ دیں، آپ ہمیں انڈسٹریز کو کسٹم کی دیں کہ جی ڈیوٹی کم ہوگی، آپ انڈسٹری کا پروفٹ بڑھائیں. ٹھیک ہے نا، جہاں جہاں بڑھ سکتا ہے اس پروفٹ کو بڑھانے کی بات کریں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 25 لاکھ آج کما رہا ہوں، سسٹم بہتر ہو جاتے ہیں، میری کمپنی 50 لاکھ پروفٹ کرتی ہے تو میں 20 لاکھ لیبر کو دے دوں گا. پیار محبت سے سب کو ٹیکس پہ لے کے ٹیکس کا ریٹ کم کریں اور لوگوں کو کہیں کہ جی تمہارے بچوں کے لیے آج یہی ہے کہ جی وہ لوگ کہتے ہیں میں ٹیکس کس لیے دوں، آپ مجھے پاکستان کیا مل رہا ہے، صاف پانی نہیں ہے. بٹ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ٹیکس دیں گے تو یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی نا. بالکل. عادل محمود صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور آپ نے انسائٹ شیئر کیا. ایز بزنس مین، ایز پریزیڈنٹ آف شیخوپورہ چیمبر آف کامرس، وی آر تھینک فل فار یور پارٹیسپیشن. ہمارے ساتھ آواز ملانے کے لیے شکریہ. ہم سب جانتے ہیں آپ اپنے ملک میں نکلیں تو آپ کو دنیا کی قیمتی سے قیمتی گاڑی اور بہترین سے بہترین گھر اور بنگلہ نظر آئے گا، اور دوسری طرف نظر ڈالیں تو ملک کا خزانہ خالی نظر آئے گا. ہم امیر شہریوں کا غریب ملک ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پہ ترجیح دیتے ہیں. لیکن کیا جس شاخ پہ بیٹھے ہوں اسی کو کاٹنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لانگ ٹرم بینیفٹ اور فائدے جو ہیں وہ حاصل کر پائیں گے؟ سوچیے گا. اور ہمارے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں. بہترپاکستان.com، اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج لائک کیجیے، انسٹاگرام اینڈ ٹویٹر ہینڈل @بہترپاکستان پہ ہمیں فالو کیجیے. آپ کی رائے اور تجاویز کا ہمیں انتظار رہے گا. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.